हम सीधे विज्ञान के पहले टॉपिक पर आते हैं, जो है कार्य। हाँ, तो नोट्स में इसकी बहुत ही सटीक परिभाषा दी गई है। मैं पढ़ती हूँ, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। देखिए, अगर इसे ब्लैक बोर्ड स्टाइल में समझा जाए तो इसका सूत्र होता है W बराबर F.S। W बराबर F.S। ठीक है। यहाँ F मतलब फोर्स यानी बल और S मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और इसे हम F.S cos थीटा भी लिखते हैं। अच्छा, ये कॉस थीटा क्यों? क्योंकि ये बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब कार्य एक अदिश राशि है? एकदम सही। कार्य एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। इसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। समझ गए। और मात्रक के बारे में नोट्स में क्या लिखा है? नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, या फिर इसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। और इसी को हम आम भाषा में जूल कहते हैं ना? बिल्कुल, इसे जूल कहा जाता है। लेकिन एक सवाल है, नोट्स में एक सीजीएस मात्रक भी दिया है, वो क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है अर्ग, ERG। और परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये कि 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग के। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। ये तो रटने वाली बात हो गई। हाँ, एग्जाम्स में ये सीधा पूछा जाता है। और हाँ, नोट्स में कार्य की विमा यानी डायमेंशन भी दी है, जो है ml² T-2। ml² T-2। ठीक है। अब नोट्स के अगले हिस्से में कुछ ऐसा है जो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। शून्य कार्य वाला हिस्सा। हाँ, शून्य कार्य यानी जीरो वर्क की दिलचस्प स्थितियां। मेरा मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत मेहनत करे, पसीना बहाए, लेकिन विज्ञान कहे कि कार्य शून्य हुआ है? विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल हो सकता है। नोट्स में इसके बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला उदाहरण क्या है? अगर आप किसी दीवार पर बहुत जोर से धक्का लगाएं, लेकिन दीवार अपनी जगह से ना हिले, तो आप भले ही थक जाएं, कार्य शून्य है। क्योंकि विस्थापन शून्य है ना? दीवार तो हिली नहीं। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण है, अगर कोई व्यक्ति 10 किलो का बोझा लेकर कई सालों तक एक ही जगह खड़ा रहे। बाप रे, सालों तक? लेकिन फिर भी कार्य शून्य। हाँ, क्योंकि वो अपनी जगह से हिला नहीं, विस्थापन फिर से शून्य हो गया। लेकिन नोट्स में कुली वाला उदाहरण भी है। अगर कुली 100 किलो का बोझा लेकर मीलों तक चले, तब तो विस्थापन हो रहा है ना? फिर कार्य शून्य कैसे? ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। देखिए, कुली ने बोझा सर पे रखा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है और कुली आगे की तरफ चल रहा है। हाँ, क्षैतिज दिशा में। तो बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। और याद है हमने Fs cos थीटा की बात की थी। हाँ, और कॉस 90 डिग्री शून्य होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। cos 90 शून्य होता है, इसलिए पूरा कार्य शून्य हो जाता है। ओहो, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और एक आखिरी उदाहरण है, सीढ़ी पर चढ़कर वापस नीचे उतरना। जहां से शुरू किया वहीं वापस आ गए। हाँ, तो कुल विस्थापन शून्य और इसलिए कार्य भी शून्य। तो निष्कर्ष ये निकला कि कार्य धनात्मक यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। बिल्कुल। अब नोट्स हमें कार्य से आगे लेकर चलते हैं ऊर्जा की तरफ। ऊर्जा यानी एनर्जी। परिभाषा बहुत ही सिंपल लिखी है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हाँ, कैपेसिटी टू डू वर्क। और मजेदार बात यह है कि चूंकि ये कार्य से ही जुड़ी है, इसके मात्रक बिल्कुल कार्य वाले ही हैं। मतलब एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग। एकदम सही। और ये भी कार्य की तरह ही एक अदिश राशि है। नोट्स में ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार दिए हैं। मैं पढ़ती हूँ, द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा के अलग-अलग रूप हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं। लेकिन अगला सेक्शन पूरी तरह से यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी पर फोकस करता है। इसे आगे कैसे बांटा गया है? नोट्स के हिसाब से यांत्रिक ऊर्जा 2 तरह की ऊर्जाओं का जोड़ है। सूत्र है यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। इसका सूत्र लिखा है PE बराबर mgh। हाँ, ये वस्तु की स्थिति या उसके आकार के कारण होती है। चलिए नोट्स के उदाहरणों को मिलकर डिकोड करते हैं। ठीक है, मैं उदाहरण बोलती हूँ, आप समझाइएगा।
पहला है तना हुआ धनुष या स्प्रिंग। ये इनके आकार में बदलाव के कारण है। इसे प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, और दबा हुआ गद्दा? सेम चीज, गद्दे का आकार बदला गया है, इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा है। हाथ में पकड़ा पत्थर? ये mgh का उदाहरण है। पत्थर जमीन से ऊपर है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें ऊर्जा स्टोर हो गई है। छत से लटका पंखा? ये भी ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा है। और नोट्स में कुछ और भी हैं, जैसे स्प्रिंग को दबाना या फैलाना, बांध का रुका हुआ पानी, चाबी वाली घड़ी या खिलौना और तनी हुई गुलेल। ये सभी या तो वस्तु की ऊंचाई या उसके आकार में खिंचाव के बेहतरीन उदाहरण हैं। समझ गई। अब आते हैं गतिज ऊर्जा पर। सूत्र है ke बराबर ½ mv²। ये बहुत सीधी है। किसी भी चीज में जो उसकी गति यानी मोशन के कारण ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा है। तो उदाहरण भी गति वाले ही होंगे, जैसे जमीन पर दौड़ता लड़का, चलती हुई बस या ट्रेन और रनवे पर दौड़ता हवाई जहाज। बिल्कुल, जब तक चीज चल रही है उसमें गतिज ऊर्जा है। लेकिन नोट्स में यांत्रिक ऊर्जा के कुछ मिक्स उदाहरण भी दिए हैं, जहां दोनों ऊर्जाएं एक साथ मौजूद होती हैं। हाँ, एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल फंसाते हैं, जैसे छत पर दौड़ता लड़का। छत पर है तो ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा, और दौड़ रहा है तो गति के कारण गतिज ऊर्जा। एकदम परफेक्ट। इसी तरह चलता हुआ पंखा, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, लुढ़कती हुई वस्तु, उड़ती पतंग और चलती बस में बैठा व्यक्ति। चलती बस में बैठा व्यक्ति? हाँ, क्योंकि व्यक्ति बस के साथ गति में है और बस की सीट जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर है, तो दोनों ऊर्जाएं हैं। वाह, ये तो बहुत बारीकी से लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है संवेग यानी मोमेंटम। मोमेंटम ये किसी वस्तु की गति की मात्रा को बताता है। इसका सूत्र नोट्स में है P बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, मतलब m/v। हाँ, और ये एक सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा होती है। और मात्रक? मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और इसकी विमा यानी डायमेंशन है mLt-1। mLt-1, ठीक है। लेकिन यहाँ नोट्स में एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें एक फॉर्मूला है ke बराबर p²/2m। ओहो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, पर ये गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच का संबंध आया कैसे? ये बॉक्स में क्यों है? मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ½ mv²। ठीक है। अब अगर आप इस सूत्र में ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में m से गुणा कर दें तो क्या होगा? ऊपर हो जाएगा m²v² और नीचे हो जाएगा 2m। बिल्कुल। और mv क्या होता है? संवेग यानी p, तो m²v² हो गया p²। अरे वाह, तो ऊपर p² और नीचे 2m, फॉर्मूला बन गया ke बराबर p²/2m। हाँ, और ये परीक्षा में सीधा पूछा जाता है, इसलिए इसे बॉक्स में हाईलाइट किया गया है। बहुत ही स्मार्ट तरीका है नोट्स बनाने का। एक मिनट, क्या हुआ? नोट्स के बीच में एक बहुत ही अजीब चीज है। भौतिकी के इन फॉर्मूलों के बीच में एक अलग ही सूचना छपी हुई है। अच्छा, क्या लिखा है उसमें? ये किसी मॉक टेस्ट की सूचना है। मैं पढ़ती हूँ। ऑफलाइन मॉक टेस्ट, स्थान पटना, NIT घाट, तारीख 25 मई, समय सुबह 6 बजे। और क्या इसमें कोई इनाम भी है? अक्सर ऐसे टेस्ट में होता है। हाँ बिल्कुल है। पहला इनाम 5100 रुपए, दूसरा 2100 रुपए और तीसरा 1100 रुपए। देखिए, ये जो चीज है ना, ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये हमारे देश के छात्र जीवन की वास्तविकता का हिस्सा है। वो कैसे? ये तो सस्पेयर मतलब एक अलग ही दुनिया की झलक मिल गई नोट्स के बीच में। बिल्कुल। चलिए अब वापस अपनी साइंस की दुनिया में लौटते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला है द्रव्यमान ऊर्जा यानी मास एनर्जी। और यहाँ दुनिया का सबसे मशहूर समीकरण लिखा है E बराबर mc²। एल्बर्ट आइंस्टाइन का समीकरण। इसे सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि द्रव्यमान और ऊर्जा कोई अलग-अलग चीजें नहीं है। आप द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। और नोट्स के अनुसार नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इसी द्रव्यमान ऊर्जा से प्राप्त होती है। बिल्कुल। जब परमाणु टूटता है या जुड़ता है तो थोड़ा सा द्रव्यमान भयानक ऊर्जा में बदल जाता है। इसके अलावा नोट्स में ऊर्जा के अन्य स्रोतों की छोटी-छोटी परिभाषाएं भी हैं। जैसे
जैसे सौर ऊर्जा जिसका स्रोत सूर्य है। फिर है नाभिकीय ऊर्जा जो विखंडन यानी फिशन या संलयन यानी फ्यूजन से मिलती है। और इसके उदाहरण ब्रैकेट में लिखे होंगे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम। हाँ, एकदम यही लिखा है। फिर है ध्वनि ऊर्जा जो कंपनों से पैदा होती है, रासायनिक ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया से मिलती है, और प्रकाश ऊर्जा वो सूर्य या बल्ब से मिलती है। और ब्रैकेट में एक मजेदार बात लिखी है कि हरे पौधे अपना भोजन, यहाँ शब्द लिखा है निमन, शायद निर्माण लिखना चाहता था छात्र। हाँ, हरे पौधे अपना भोजन निर्माण इसी प्रकाश ऊर्जा से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल। और ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में क्या है? वो जलने या घर्षण यानी फ्रिक्शन से पैदा ऊष्मा है। ठीक है, ये तो हो गए ऊर्जा के रूप। अब नोट्स का अगला हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हाँ, यहाँ बड़े बड़े और बोल्ड अक्षरों में लिखा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। और इसे साबित करने के लिए नोट्स में जरूर कुछ यंत्रों या उपकरणों की लिस्ट होगी जो ऊर्जा का रूप बदलते हैं। बिल्कुल है, एक पूरी टेबल बनी हुई है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है विद्युत सेल। जो बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। फिर है लाउड स्पीकर। ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, बिजली से आवाज। और माइक्रोफोन। ये बिल्कुल उल्टा काम करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जैसे अभी हम माइक में बोल रहे हैं। सही है। अगला है टर्बाइन, डायनेमो या जनरेटर। ये तीनों यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल मोशन को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और मोटर? जनरेटर का उल्टा, ये विद्युत ऊर्जा लेती है और यांत्रिक ऊर्जा देती है। पंखा घूमता है ना मोटर से। हाँ, फिर है विद्युत बल्ब। ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा यानी रोशनी और गर्मी दोनों में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर पैनल इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें हम तार छेड़ते हैं या थाप देते हैं तो ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। और आखिरी है बारिश। ये प्रकृति का उदाहरण है। बादलों में पानी के पास स्थितिज ऊर्जा होती है और जब वो गिरता है तो वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। बहुत बढ़िया टेबल है ये, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। इसके बाद नोट्स में क्या है? अब दो नए टर्म्स आए हैं। पहला है दक्षता यानी एफिशिएंसी। ये क्या मतलब हुआ इसका? दक्षता का सीधा सा मतलब है कि किसी मशीन ने कितना काम किया और हमने उसे कितनी ऊर्जा दी थी। नोट्स में इसका सूत्र है निर्गत और निविष्ट का अनुपात, मतलब आउटपुट बटे इनपुट गुणा 100। बिल्कुल, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100, ये प्रतिशत में निकलता है। समझ गई। दूसरा टर्म है आवेग, जिसे अंग्रेजी में इम्पल्स कहते हैं। आवेग, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। नोट्स बताते हैं कि ये बल और समय का गुणनफल है, I बराबर F गुणा T। हाँ, फोर्स इनटू टाइम। इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। और इसकी विमा भी दी है MLT-1, और ये एक सदिश राशि है। बिल्कुल, संवेग की तरह। लेकिन यहाँ नोट्स में एक बात को बहुत अंडरलाइन किया गया है। लिखा है कि आवेग संवेग में परिवर्तन यानी डेल्टा P के बराबर होता है। ये सबसे खास बात है। जब आप किसी चीज पर बहुत कम समय के लिए बहुत बड़ा बल लगाते हैं, जैसे बैट से गेंद को मारना, तो वो आवेग है और वो गेंद के संवेग को पूरी तरह बदल देता है। अच्छा, तो ये संवेग से सीधा जुड़ा है? बिल्कुल। अब नोट्स के अगले पन्ने पर चलते हैं। यहाँ शक्ति यानी पावर का कॉन्सेप्ट है। पावर, आम जिंदगी में हम इसे बहुत यूज करते हैं। परिभाषा लिखी है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर मतलब आप कितनी तेजी से काम कर रहे हैं। सूत्र होगा P बराबर W बटे T, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। हाँ, यही लिखा है। और एक और सूत्र है F.V, बल और वेग का गुणनफल। हाँ, ये भी पावर का ही रूप है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसका SI मात्रक वॉट है, WATT, और विमा है mL²T-3। mL²T-3, बिल्कुल सही। इसके बाद व्यवहारिक मात्रकों की बात की गई है, जैसे अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर, HP। लिखा है कि 1 HP बराबर 746 वॉट होता है। ये बहुत ही कॉमन सवाल है एग्जाम्स का। और ये भी लिखा है कि जनरेटर या मोटर की शक्ति HP में नापी जाती है, जबकि बड़े ट्रांसफार्मर की शक्ति किलोवाट में नापी जाती है। एकदम प्रैक्टिकल जानकारी है, छात्र ने कुछ भी फालतू नहीं लिखा है। अब हम नोट्स के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सिद्धांत है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या होता है? देखिए, ये असल में न्यूटन के तीसरे नियम का ही एक दूसरा रूप है। क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम। हाँ,
ये सिद्धांत कहता है कि अगर किसी निकाय मतलब सिस्टम पर बाहर से कोई असंतुलित बल ना लगे तो उस सिस्टम का कुल रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, यानी फिक्स रहता है। जैसे बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना। बिल्कुल, गोली आगे गई, बंदूक पीछे आई, टोटल संवेग वही का वही रहा। अरे एक मिनट, क्या हुआ? एक और विज्ञापन। हाँ, नोट्स के इन पन्नों के बीच में एक और प्रोमो या विज्ञापन चिपका है। क्या ऑफर चल रहा है इस बार? लिखा है साइंस स्पेशल, 51% की छूट, बीएसएससी और बीएसओ के लिए लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, योद्धा बैच। योद्धा बैच मतलब नाम भी ऐसा रखा है जैसे छात्र किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हो। सही बात है, ये परीक्षाएं किसी युद्ध से कम थोड़ी हैं। बिल्कुल। चलिए अब इस योद्धा वाले जज्बे के साथ नोट्स के अंतिम टॉपिक पर आ जाते हैं। अंतिम टॉपिक है टक्कर, यानी कोलिजन। बहुत ही शानदार टॉपिक। जब दो चीजें टकराती हैं तो क्या होता है? नोट्स में इसका वर्गीकरण कैसे किया है? लिखा है कि जिस वेग से वस्तु टकराती है उसी वेग से लौट आती है। गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं और इसका प्रत्यास्थ गुणांक जिसे E लिखा गया है वो 1 होता है। बिल्कुल, ये एक आदर्श स्थिति है, जैसे गैस के अणुओं का टकराना, ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा प्रकार है अप्रत्यास्थ टक्कर यानी इनइलास्टिक कोलिजन। ये हमारी असल जिंदगी वाली टक्कर है। हाँ, लिखा है कि वस्तु कम वेग से लौटती है। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती लेकिन संवेग संरक्षित रहता है और इसमें E का मान 1 से कम होता है। जैसे दो गाड़ियों का टकराना, कुछ ऊर्जा आवाज और गर्मी में बर्बाद हो जाती है, इसलिए गतिज ऊर्जा कम हो जाती है लेकिन संवेग नहीं बदलता। और तीसरा आखिरी प्रकार है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें तो चीजें वापस लौटती ही नहीं होंगी। हाँ, लिखा है कि वस्तुएं चिपक जाती हैं और एक ही वेग से आगे बढ़ती हैं। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती लेकिन संवेग यहाँ भी संरक्षित रहता है और इसका E 0 होता है। जैसे अगर आप गीली मिट्टी को दीवार पे मारें तो वो वहीं चिपक जाएगी। तो ये थे हमारे आज के नोट्स। पूरा कार्य